इस वीडियो क्लास में मैं आप सबको ये बताऊंगा कि किस तरह से ये जो मिड वाला एक्सप्रेशन है यानी कि बायनोमियल थ्योरम को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये मिडिल टर्म कैसे लिखी जाती है और मिड टर्म से ये पहले वाली टर्म कैसे लिखी जाती है, दो बातें। और तीसरी बात ये बताऊंगा कि सेकंड लास्ट टर्म कैसे लिखी जाती है। इससे पहले जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड की थी उसमें मैं बता चुका था जनरली फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, लेकिन उसमें मैंने जो है मिड टर्म की एक्सप्लेनेशन की बात नहीं की थी। इस उम्मीद के साथ कि आपने प्रीवियस जो दोनों वीडियोस हैं बायनोमियल थ्योरम की वो आपने ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने देखी है तो मैं उससे नेक्स्ट जो बात है, जो अगली बात है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरह से अगर आप इस फ्लो में देखें तो हम एक बात, चंद बातें जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो इस ब्रैकेट में, ये जो कम्बिनेशन में जो ऊपर नंबर लिखा होता है जैसे n, ये एंड तक ही हमारा सेम रहता है, जैसा कि n n n और लास्ट में भी n। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड वाली भी जो टर्म होगी वहाँ पे भी ये ऊपर n ही रहेगा। ओके, बिल्कुल ठीक। अब अगर मैं नीचे वाले नंबर की बात करूं, इस कम्बिनेशन वाले नीचे नंबर की, जैसे ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है और nth नंबर पे जाता है, यानी हमें यहाँ पे ये डिफ़ाइन नहीं होता कि हमारी n की वैल्यू क्या हो सकती है। n कितना बिगर हो सकता है, 1000 हो सकता है, 500 हो सकता है। तो हम यूजुअली ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और एक जनरल वे में इसको बयान करते हैं कि ये n तक जाएगा, 0 1 2, और लास्ट पे जो है हम इसे जनरली n से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको लॉजिक दूंगा इस r की कि ये r कैसे आया। अगर आप चलते जा रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 चलते जाएं तो यहाँ पे जो है कोई एक डिफरेंट नंबर आएगा। जैसे हमने पहले यहाँ पे से n बोल दिया था तो यहाँ पे एक डिफरेंट नंबर, आप यहाँ पे c भी लिख सकते हैं, तो हम इसको जनरली r लिख लेते हैं। मतलब बताने का मकसद ये है कि मिड का कोई नंबर है, यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो बन रही है 50 बन रही है, तो उस 50 को हमने जो है जनरली रिप्रेजेंट कर दिया आर से। यानी ये जो आर है, ये जो हमारा एक लेटर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50th टर्म को, यानी यहाँ पे जो 50th टर्म बन रही है उससे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो ए होता है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है और बी होता है ये हमारी सेकंड टर्म होती है। अब ये आप पे है, आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए लें या सेकंड टर्म बी लें या सेकंड टर्म एक्स लें। चूँकि जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, उन्होंने यहाँ पे सेकंड टर्म को एक्स लिया हुआ है, लेकिन आसानी के लिए मैंने यहाँ पे बी लिया हुआ है। लेकिन इस बी के लिखने से हमारा फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल भी, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, यानी कि उसका ऑर्डर भी वही रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा, उसकी लॉजिक भी वही रहेगी। तो इस फर्स्ट टर्म की पावर जो है वो n कैसे आती है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इन दोनों नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करवाते होते हैं, यानी n माइनस ज़ीरो तो a टू द पावर n आ जाता है। और इस b की पावर ज़ीरो कैसे आती है, ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये इसकी पावर बन जाता है। इसी तरह ये फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस वन कैसे बनी, इन दोनों को माइनस करवा के, यानी n माइनस वन तो फर्स्ट टर्म की पावर बन गई। और सेकंड टर्म जो हमारी ये सेकंड टर्म है b, इसकी पावर यूजुअली ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये इसकी पावर होती है। सेम फ्लो इस थर्ड टर्म में भी हम मेंटेन रखेंगे कि यहाँ पे 0 1 2, ओके, ये तो एक इंक्रीज़ होता जाता है। तो फर्स्ट टर्म की पावर n नेगेटिव 2 है, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया n नेगेटिव 2। और ये जो सेकंड टर्म है हमारी x, मुझे यहाँ पे फिर b लिखना चाहिए था। सेकंड टर्म हमारी b जो है उसकी पावर, ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये 2 आता होता है, तो यहाँ पे भी फिर b ही आएगा। अब हमने डिफ़ाइन करना है कि ये जो मिड वाला ये कैसे बना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये r की लॉजिक क्या है। तो ये जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी a, इसकी पावर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी n नेगेटिव r n नेगेटिव r, ओके। और ये जो हमारी सेकंड टर्म है b, सेकंड टर्म b, उसकी पावर ये जो नीचे नंबर लिखा होता है r, ये हमने इसकी पावर लिख दी। यानी अगर यहाँ पे कोई 50 नंबर है या 30 नंबर है तो वो जो नंबर होगा वो यहाँ पे सेकंड टर्म की पावर में आ जाता होता है। और लास्ट टर्म मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करके बता दी है।
अब इससे जो है पीछे वाली टर्म भी हम एक जनरली लिखना चाहते हैं, तो उसमें भी यूजुअली n उसी तरह से रहेगा, n तो उसी तरह से रहेगा, ब्रैकेट भी उसी तरह से आएगी, यानी एक हमारा कम्बिनेशन है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, या सवाल ये अराइज होता है कि ये अगर यहाँ पे r है तो यहाँ पे क्या नंबर बनेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको जो है वो पीछे से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। अगर ये हमारा नंबर 2 था तो 2 से पीछे हमें 1 मिला, यानी इस नंबर से पीछे अगर हमने जाना तो -1 हो रहा है, और 1 से पीछे हमें 0 मिल रहा है, यानी 1 से पीछे जाएं तो फिर -1 हो रहा है। यानी यहाँ पे जो फ्लो बन रहा है, इससे पीछे वाली टर्म -1 करके मिलेगी और इससे आगे वाली टर्म +1 करके मिलेगी। ये दो बातें हमेशा आपने याद रखनी है। इससे आगे वाली टर्म में ये कम्बिनेशन का जो नीचे वाला नंबर होगा वो +1, जैसे ये 0 से आगे हमने जाना था, आगे जाना था तो कम्बिनेशन का ये जो नीचे वाला नंबर है +1 करके मिला। अब वापस पीछे आना है तो -1 करके मिलेगा। सेम फ्लो आप यहाँ भी देख लें कि इस 1 से आगे जाना है तो +1 हम कर रहे हैं, लेकिन अगर पीछे जाना है तो -1। लेकिन यहाँ पे हमने पीछे जाना है तो इसका मतलब है r-1 यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी इस नंबर से एक डिक्रीज़ होके यहाँ पे आएगा। और उसी तरह से हमारी फर्स्ट टर्म आएगी। अब फर्स्ट टर्म की मैंने आपको लिखने का तरीका ये बताया हुआ है कि अपर एंड लोअर इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करके लिखना होता है। जैसा कि n हमारा अपर है और r-1 हमारा लोअर है, तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करके थोड़ा सॉल्व कर लेना है। n -r +1, तो यहाँ पे पता ये चला कि a की जो पावर हमें मिलेगी वो n -r-1 या n -r +1। तो इन दोनों में से जो आप मर्ज़ी लिख लें या चूज़ कर लें। n -r-1 a की पावर यानी फर्स्ट टर्म की पावर की लॉजिक भी हो गई, और b की मैंने आपको लॉजिक बताया था, ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये इसकी पावर में आ जाता होता है। तो यहाँ पे जो इसका नीचे वाला नंबर है वो r-1 है, तो b लिखकर उसकी पावर r-1 आपने इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मिड टर्म लिखते हैं, और मिड टर्म से अगर आपने एक पीछे वाला लिखना है एक्सप्रेशन तो उसकी लॉजिक क्या होगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट वाले की। लास्ट वाला तो आपको बताया कि जब ये दोनों सेम हो जाएं, n हो जाएं, और जो हमारी फर्स्ट टर्म की पावर 0 और सेकंड टर्म की पावर वो पावर हो जाए जो हमारे एक्सप्रेशन की होल पावर है, यानी यहाँ पे होल पावर n है तो सेकंड टर्म की होल पावर n है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को या एक्सपेंशन को स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर इससे हमने पीछे वाला एक्सप्रेशन लिखना है तो सेम n तो हमें पता है कि सब में सेम है, n n n n n यूजुअली कि जो कम्बिनेशन का ऊपर वाला नंबर है वो तो सभी में सेम है। इस n से पीछे लेट्स सी अगर ये हमारे पास 450 नंबर है, लास्ट पे नीचे हमें 450 मिल रहा है, तो ये वाला जो नंबर होगा वो यूजुअली फिर 449 होगा, यानी एक कम पीछे होगा और आगे चलेंगे तो एक ज़्यादा होगा। तो इसका भी फिर पीछे वाला जनरल फॉर्म में लिखेंगे n -1, और इसी तरह से a टू द पावर क्या लिखेंगे n -n-1, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखते होते हैं n -n-1। इस कम्बिनेशन का ये ऊपर वाला नंबर हमने लिख लिया और ये नीचे वाला n -1, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, n -n+1, ये -n इस पॉजिटिव n से कैंसिल, और यहाँ पे हमें मिल रहा है +1 या सिंपली 1। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म या a होगी उसकी पावर यहाँ पे हमें 1 मिलेगी, ओके। और जो हमारी सेकंड टर्म b होती है उसकी पावर ये जो नीचे नंबर लिखा होता है n -1, हम इसे यहीं पे इसी तरह कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं आपको किताब से मैच करवाऊँ तो किताब में भी उन्होंने इसी तरह से ही लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको मैच करवाना चाहूँगा कि ये हमारी ओरिजिनल होती है मिड टर्म, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये हमारा एन आर, और ए की जो पावर n -r है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं n -r। इसकी लॉजिक दे दी। कन्फ्यूजन क्रिएट होती है इस स्टेप में, यहाँ पे
अक्सर बच्चे सवाल बार बार पूछते हैं कि ये r-1 कैसे आया है। तो फिर उन्हें सीरीज़ वाला जो यहाँ पे जो सीरीज़ चल रही होती है, यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा होता है, उससे उन्हें बार बार बताया जाता है कि आगे वाला जो नंबर है वो +1 करके मिल रहा है, और अगर पीछे आना तो -1 करना पड़ेगा। मैं इस नीचे वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, 0 1 2। और इसी तरह से अगर आप देखें, यहाँ पे उन्होंने इसकी पावर n-r-1 लिखी है, और ये कोई सच रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमें पता है कि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, n-r-1, और ये जो नीचे वाला होता है ये सेकंड टर्म की पावर में आ जाता है। तो इस तरह से आपने ये इसकी लॉजिक जो है वो याद रखनी है। अब फर्दर क्वेश्चन में हम जो है इसकी मिड टर्म वाले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, या इसकी r+1 टर्म को। फिर मैं आपको बताऊंगा कि r+1 टर्म को कैसे आपने एवेल्यूएट करना है और सॉल्व करना है। हाँ, इसकी लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या है। अब जैसा कि हमें पता है कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस हो रही हैं, सारी वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, और आप पीछे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो प्लस हो रही हैं, तो उसे शॉर्टकट लिखने का मेथड ही होता है, हम यहाँ पे पुट करते हैं समेशन का साइन। समेशन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। ये जो साइन है ये कोई नया साइन नहीं, ये 10th क्लास में भी आपने देखा होगा, चैप्टर नंबर 6 में, 10th क्लास में जब आप स्टैट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे भी ये साइन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने शॉर्टकट कैसे लिखना है। समेशन आपने लिख देना है। अब हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ आप 0 से चलें। हमारी जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो रही है, और एंड कहाँ पे हो रही है? एंड जो है वो हो रही है n पे। एंड जो है वो हमारी बिल्कुल एंड पे हो रही है, सॉरी n पे हो रही है, n पे। तो अब आपने यहाँ पे एक बात ये भी बताना है कि ये जो 0 है ये किसकी वैल्यू है। मैं जनरली बोल देता हूँ, ये जो 0 1 2, ये r-1 और ये r, ये सारा जो हमारा नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये लेटर r के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये जो नीचे वाली पावर्स हैं ये 0 से स्टार्ट होंगी और n तक चलेंगी। ओके, बिल्कुल ठीक। और फिर आगे अब आपने ये बताना है कि जनरली बताना है कि ये एक्सप्रेशन भी आपका इसी तरह आएगा n, और यहाँ पे r आएगा बिल्कुल इसी तरह, और आगे जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है a, वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन n-r, और जो सेकंड टर्म b होती है वो ये जो नीचे पावर लिखी होती है ये आ जाती है। तो ये एक शॉर्टकट वे है रिप्रेजेंट करने का बायनोमियल थ्योरम को। यानी आपने यहाँ पे बताना है कि ये जो r की वैल्यू है ये 0 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी। अगर हम सपोज कर लेते हैं r हमारा 0 है, r एक लेटर है, इस r की कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, ये इस r की जगह आप d भी लिख सकते हैं, कोई और x भी लिख सकते हैं। तो ये r से स्टार्ट होगा, और हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि हमारा आखिरी नंबर, हमारा जो लास्ट यहाँ पे नंबर है वो कौन सा हो सकता है। जिस तरह हमारी काउंटिंग इन्फिनिटी तक जाती है, उसी तरह ये जो एक्सप्रेशन है ये भी इन्फिनिटी तक, यानी हमें पता ही नहीं कहाँ पे एंड होगा। तो हम फिर इसको यूजुअली r से स्टार्ट करते हैं और n रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर कोई लास्ट बनता है तो वो हमारा n होगा। अब आप अगर इसी को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, जब वैल्यूज़ पुट करना, तो आप इसमें 0 से पुट करेंगे तो दोबारा आपके पास जो है ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मैं इस तरह से भी आपको करके दिखा देता हूँ। यानी आप यहाँ r की वैल्यू 0 रिप्लेस करें, n एज इट इज़, यहाँ r की वैल्यू 0 और a रेज पावर n नेगेटिव, r की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 तो n नेगेटिव 0, n नेगेटिव 0 तो हमें पता है n नहीं होगा, a रेज पावर n आ जाएगा, और b टू द पावर r, r हमें पता है, हमने यहाँ पे 0 अभी चूज़ किया तो b टू द पावर 0। ये हमारी फर्स्ट टर्म
आ गई। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह बन गई जो यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू 1 लेते हैं, इफ़ r इज़ इक्वल 1, इसमें पुट करते हैं, ये हमारा n एज इट इज़ r की जगह 1 आ जाएगा। इस r को रिप्लेस करना है 1 के साथ, a टू द पावर n माइनस 1, b एज इट इज़, और r की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की है, प्लस अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैंने सेकंड टर्म लिखी थी n1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, वो बिल्कुल इससे मैच हो गई है, n1 a टू द पावर n माइनस 1 b 1। अगर हमने थर्ड टर्म लिखनी है तो हम यहाँ पे r को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, यानी जहाँ r है वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे 2। तो इसी तरह से n2 ब्रैकेट क्लोज a टू द पावर n नेगेटिव 2, यानी r2 आ गया, और b टू द पावर 2, एंड अप टू सो ऑन, और चलते जाना है। और अगर हमने n टर्म लिखनी है तो हम r को रिप्लेस करेंगे n के साथ, तो हमारा जो एंड वाली टर्म बनेगी वो n a टू द पावर n माइनस n जो है वो ज़ीरो होता है, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, और b की पावर जो है वो n आ गई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शॉर्टकट मेथड है बायनोमियल थ्योरम को लिखने का, इससे हमने दोबारा जो अपना एक्सपेंशन है वो बना लिया है। तो इस तरह से आपने ये बातें याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये MCQs में इनमें से बारीक बारीक बातें निकाल के मल्टीपल चॉइस में पूछ ली जाती हैं।